नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार कार्य समाप्त हो गया। 6 नवंबर को यानी कल मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है और अब धीरे धीरे नतीजों की भी घड़ी आ ही जाएगी। लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह से शह और मात का खेल देखने को मिल रहा है, और शह और मात का खेल देखने को मिल रहा है दोनों गठबंधनों के बीच में नहीं, विरोधी पार्टियों के बीच में नहीं, एनडीए गठबंधन के भीतर जिस तरह से शह और मात का खेल देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में, वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और उसके नतीजे अब चौंकाने वाले हो सकते हैं। जी हां, चौंकाने वाले नतीजे इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस उम्मीद में रही कि वो नीतीश कुमार को किनारे कर देगी और आखिरकार उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित किया। यह अलग बात है कि गठबंधन के बाकी सहयोगी और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और इस बात का ऐलान कर रहे हैं, केवल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस बात का ऐलान करते दिखाई पड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उसकी घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा शुरू से ये रही, उसके कई नेता इस बात का जिक्र करते रहे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। इसके पीछे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को भी बताया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य की भी चर्चाएं हो रही थी, वो सारी चर्चाएं भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से प्लांटेड थी। अब उसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की कोई मेडिकल रिपोर्ट तो आई नहीं। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि शायद आखिर में उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा। नहीं हुआ। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में भी अब एनडीए सरकार की बात करनी शुरू कर दी है, नीतीश का नाम नहीं ले रहे हैं। अमित शाह तो स्पष्ट कर ही चुके हैं कि विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह की बात को आगे बढ़ा रहे हैं जेडीयू के वो नेता जिनके बारे में आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में ज्यादा हैं और नीतीश कुमार के संपर्क में कम। लल्लन सिंह, जी हां, और लल्लन सिंह की बात काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो गई कि लल्लन सिंह अचानक चर्चा में आ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लल्लन सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को शिवसेना और एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी में दिखाई पड़ रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है और अब कितना सफल हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी, वो भी देखने लायक बात होगी। क्योंकि लल्लन सिंह के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। जो कुछ भी उन्होंने मोकामा में कहा, जिस तरह से वहां मतदाताओं को वो धमका रहे थे और कह रहे थे कि इनको जो विरोधी मतदाता है उनको वोट डालने मत जाने दीजिए। खैर, बात यहां जो हो रही है कि शह और मात के खेल की, तो नीतीश कुमार को जब ये लग गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा गेम प्लान तैयार कर रही है, तो नीतीश कुमार ने फिर उनकी काट में एक के बाद एक नए गेम प्लान अपने शुरू कर तैयार कर दिए और जब वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब भौचक है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसकी काट क्या निकाली जाए, किस तरह से। पहली बात तो ये कि जब से ये लल्लन कुमार पटना के रोड शो में बाकायदा जा रहे हैं और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के से मिले हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी निष्ठा कहीं ज्यादा है बजाय इसके कि नीतीश कुमार के और जनता दल यूनाइटेड के, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन और अक्सर ये साथ में दिखाई भी पड़ते हैं, इन्हीं की भाषा बोलते दिखाई पड़ते हैं। अभी नहीं बल्कि पहले वक्फ संशोधन कानून के समय भी ये वो भाषा बोल रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, चुनाव के समय भी देखने को मिल रहा है। और यहां ये पिछले कुछ दिनों से ये बातें चल रही थी कि लल्लन सिंह के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ही ये तैयारी कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ हो जाए और अगर दो फाड़ हो जाती है तो बाकी सहयोगी दलों को साथ लेकर फिर नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया जाएगा। एक बात यह भी हो रही है कि पहले शुरुआती में अगर एनडीए चुनाव जीतता है, पहली बात तो यह है कि एनडीए चुनाव जीतता है कि नहीं जीतता है, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है
तो फिर कुछ दिनों तक, कम से कम 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी और उसके बाद फिर ऑपरेशन लोटस जैसी प्रक्रिया को अंजाम देगी, जिसमें नीतीश कुमार को दबाव डालेगी, या तो वो खुद बाहर हो जाए, नहीं तो फिर उनको बाहर करने के इंतजाम कर देगी। ऐसी संभावनाएं, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं की चर्चा होती रहती है और ये ऐसी संभावनाएं हैं जो पहले आजमाई जा चुकी हैं, धरातल पर उतारी जा चुकी हैं। दूसरी बात ये कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तो नीतीश कुमार की नाराजगी से खुद को बचा लेगी और दूसरी तरफ वो अपनी केंद्र की सरकार को भी बचा लेगी, क्योंकि यहां अगर नीतीश कुमार की भ्रिकुटी टेढ़ी होती है तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सुरक्षित नहीं रहेगी, ये तय है। और नीतीश कुमार को ये सारी बातें पता ना हो, ये तो हो नहीं सकता है। नीतीश कुमार भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी और एक के बाद एक दांव वो दे रहे हैं। पिछले 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे ही नहीं बने हैं। एक और बात, उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार यूं ही बिहार की मजबूरी नहीं बन गए, उसके पीछे कारण है। उन्होंने अपने समकक्ष जितने भी उस समय के समाजवादी नेता थे, सबको किसी न किसी जाति का एक नेता बना दिया है। इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। और यहां तक कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को एक जाति का नेता बना दिया है। खुद भी अब एक जाति का नेता बने हुए हैं, लेकिन एक ऐसी जाति का नेता बने हुए हैं जो सर्व समाज में भी वो स्वीकार्य है और इस तरीके से उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। दूसरी बात ये, नीतीश कुमार को जब इन सारी चीज़ों की आहट लगी है और सारी बातें पता लगी हैं, तभी से वो सतर्क हो गए। चुनाव के लिए जब सीटों का बंटवारा हुआ, सीटों का बंटवारा भी नीतीश कुमार की मनमर्जी से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अपनी प्रिय सीटों को, या जहां जीतने की संभावना ज्यादा थी, मैक्सिमम उन सीटों को लेने में कामयाब रहे। और टिकट बंटवारा जो हुआ उसमें उन्होंने उन नेताओं को बिल्कुल दूर रखा जिन नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, यहां तक कि अपने जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उनको भी और लल्लन सिंह को भी। लगातार इनके संपर्क में नीतीश कुमार नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार न तो प्रधानमंत्री की रैलियों में जा रहे हैं, न उनके रोड शो में जा रहे हैं, वो अपना अलग प्रचार कर रहे हैं और उन सीटों पर जमकर पूरी ताकत लगा रहे हैं जहां पर उनके कैंडिडेट हैं और उनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं और नीतीश कुमार ने जो एक मैसेज दे दिया है अपने मतदाताओं के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो मुख्यमंत्री बने, ये मैसेज दे दिया है। लेकिन जो नीतीश कुमार का समर्पित मतदाता वर्ग है वो चाहता है कि वो बने मुख्यमंत्री। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है, महिलाओं की तादाद नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में महिलाओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए भी कहा जा सकता है। और वैसे भी महिलाओं में जितने भी सर्वे आते हैं तो नीतीश कुमार के प्रति महिला वोटरों का एक झुकाव देखने को मिलता है। उनके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं। शराबबंदी का भी असर है। यद्यपि इस पूरे चुनाव में शराबबंदी की कोई चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही थी शुरू में तो जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भले कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से ये मुद्दा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी तमाम महिलाओं का जो नीतीश को लेकर एक झुकाव है, उसके पीछे एक शराबबंदी भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी ओर इस गठबंधन में जब ये मैसेज गया है कि नीतीश को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, उसके बाद मतदाताओं में जो एनडीए गठबंधन के मतदाता हैं, यानी जो इस पूरे गठबंधन के, उनमें भी एक वोटिंग पैटर्न का परिवर्तन दिखाई पड़ा है। किस तरीके से दिखाई पड़ा है? इसलिए कि जो लोग ये समझ गए हैं कि बीजेपी ऐसी चाल चल रही है, वो बीजेपी को लेकर उनके भीतर नाराजगी दिखाई पड़ रही है। स्पष्ट रूप से ग्राउंड में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। अब है क्या, अगर ऐसा होता है तो क्योंकि जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, वो तक कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही थे, हैं और रहेंगे। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी कह चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ जो पिछले चुनाव में जो अनुभव था, उसको देखते हुए नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा उनसे एक कह लीजिए कि करीबीपन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि
छठ पर गए नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर और मेल मुलाकात हुई। तो कुल मिलाकर इनका जो एक एनडीए घटक के भीतर जो कुछ चल रहा है, इसकी वजह से जेडीयू की, एनडीए को जो मिलेगा वोट, वो जेडीयू को ज़्यादा मिलने की संभावना है। कैसे ज़्यादा, और बीजेपी को कम मिलने की संभावना है? कैसे? 10 से 15% वोट जो है, ये हम एनडीए को जो वोट मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। ये उन कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाएगा जो बीजेपी के या एलजेपी के हैं। कौन कौन से हैं? इनमें महादलितों का वोट है, इनमें जो नीतीश कुमार के सजातीय वोट हैं, कुर्मियों का वोट जो बहुत ही कह लीजिए कि एक समर्पित वोट है नीतीश कुमार का, वो है, और अल्पसंख्यकों का वोट। अल्पसंख्यकों का कुछ न कुछ वोट तो नीतीश कुमार को मिलेगा ही, यद्यपि बड़ी नाराजगी है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के साथ इतना भी बुरा नहीं किया है, या उनके साथ उनकी इतनी भी दुश्मनी नहीं हुई है कि बिल्कुल भी वोट ना दें। 4 कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट भी दिए हैं, और जो भी मिलेगा 1% मिले, 100 वोट मिले, कम से कम ये वोट बीजेपी और एलजेपी के कैंडिडेट्स को शायद ही मिले, बीजेपी के कैंडिडेट्स को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है। तो यहां पर जेडीयू 10 से 15% वोटों की लीड ले रही है बीजेपी से, यानी जो बीजेपी के कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा वो जेडीयू ले रही है। लेकिन बीजेपी को जो वोट मिल रहा है गठबंधन में होने के कारण, वो जनता दल यूनाइटेड को भी वो वोट मिल रहा है निश्चित तौर पर। वो सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरवर्ड क्लास का वोट मिल रहा है, और इसके अलावा जो बीजेपी को वोट मिलेगा वो जेडीयू को भी मिलेगा इस गठबंधन में होने के नाते। तो 10-15% वोट्स की कमी की वजह से निश्चित तौर पर इस बार 2020 वाली स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार के कई कैंडिडेट्स को सीधे तौर पर हार का सामना करना पड़ा था। और बाद में ये चिराग पासवान ने ये बात स्वीकार भी की कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया था नीतीश कुमार के खिलाफ और उनको मोहरा बनाया था। स्पष्ट रूप से यही बात उन्होंने कही है। इस बार ये नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी वो कितना इम्पैक्ट डालती है इस चुनाव में, कितनी सीटें जीतती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर उन तमाम युवाओं का वोट ये खींच लेगी जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को मिला करता था। दूसरी पार्टियों का भी, आरजेडी और कांग्रेस के वोट को भी ले जाएगी, क्योंकि युवाओं की एक बड़ी जमात जो है वो आकर्षित है जनसुराज पार्टी की ओर। हालांकि इधर बीच थोड़ा सा उनका प्रचार कार्य डाउन हो गया है और एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे वो फील्ड से बाहर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अगर ये वोट भी प्रशांत किशोर की पार्टी के वोट कैंडिडेट्स वोट ले आए बीजेपी का, तो वो बीजेपी को भी नुकसान होगा। हालांकि वो नुकसान जेडीयू को भी होगा, लेकिन कंपैरेटिवली वो बीजेपी को ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो पूरी संभावना दिख रही है कि नीतीश कुमार को बीजेपी जहाँ साइडलाइन करने वाली थी, वहाँ अब बीजेपी ही साइडलाइन होती हुई दिखाई पड़ रही है। एनडीए गठबंधन में तो साइडलाइन हो गई है, बाकी सारे घटक दल नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। मतदाता वर्ग भी अब बीजेपी की तरफ जो जा रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा वर्ग जो है वो नीतीश कुमार की ओर जा रहा है। एनडीए का जो मतदाता वर्ग है, जो इंडिया का है, वो तो इधर आने वाला नहीं है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, जब बीजेपी के इस खेल को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, तो नीतीश कुमार की नज़दीकी आरजेडी के साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगी है। आरजेडी के नेताओं की ओर से सीधे नीतीश कुमार पर प्रहार करने वाली घटनाएं, भाषण, बयानबाजी बहुत कम हो रही है। राबड़ी देवी का अभी एक दिन पहले कहीं इंटरव्यू में किसी से बात कर रही थी, वो बहुत नीतीश जी के स्वास्थ्य की कामना कर रही थी और कह रही थी कि वो अच्छे तरीके से रहें, बढ़िया रहें, सरकार बनाएं, सरकार चलाएं, इस तरीके की बात वो कर रही थी। यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखाई पड़ रहा है। और ये हो या ना हो, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अगर ये संभावना बनेगी, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की कोशिश करेगी कि वो नीतीश की पार्टी को तोड़कर, शुरुआत में नीतीश कुमार को बना दे मुख्यमंत्री, लेकिन बाद में उनकी पार्टी ही तोड़कर और अपना मुख्यमंत्री बना ले, इस संभावना को भी नीतीश कुमार भांप गए हैं।
और एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर मिली है कि बिहार के मुस्लिम समुदाय के आरजेडी के एक बड़े महत्वपूर्ण और पुराने नेता को किसी भी कीमत में चुनाव जिताने का प्रण जैसा ले चुके हैं नीतीश कुमार। अधिकारियों तक से को ये मैसेज दे दिया गया है कि उनका चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बहुत जो खबर है बड़ी पुख्ता खबर है कि उनको जिताने के लिए, क्योंकि उनके नाम पर अगर होता और उनको एक बार इसलिए उनको जिताने के लिए लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार की निगाह में वो जीतते हैं, तो स्पीकर पद पर नीतीश कुमार उनको बैठाने की तैयारी में है। अब क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि नीतीश कुमार को उन पर सबसे ज्यादा भरोसा है और वो एक छवि भी उनकी ईमानदार की है। भले ही वो आरजेडी में है, तो नीतीश कुमार ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी से कोई दूर है। आरजेडी के साथ सरकार बनाए हुए हैं, आरजेडी के साथ रहे हैं, पहले दोनों ही समाजवादी हुआ करते थे और उसके बाद फिर अलग हुए हैं। तो उनके साथ ऐसा नहीं है कि साथ में रहे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। तो एक बीजेपी की इस जो कथित साजिश है उसकी भी काट नीतीश कुमार निकाले हुए हैं। तो अब आगे क्या कुछ होता है? अच्छा, जो अभी तक चुनाव के नतीजों की बात सामने आ रही हैं, उनसे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार की ही पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है। बीजेपी की सीटें और बीजेपी के वोट इस बार नीतीश कुमार से कम होंगे, और वो कितने कम होंगे ये देखने वाली बात है। अभी जो हमने आप समीकरणों की चर्चा की, अगर ये इसी तरीके से वोटिंग होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सीटें पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि इस बार चिराग पासवान वाला फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार मजबूत है, योजनाएं जो हैं वो नीतीश कुमार की काम कर रही हैं, महिलाओं में उनका अपना प्रभाव है, और जो एक बल्क में वोट काटे थे हर सीट पर, वो वोट काटने वाली समस्या नहीं है। दूसरी ओर एडिशनल वोट्स नीतीश कुमार के पास ज़्यादा है उसी गठबंधन में इन कंपैरिजन टू भारतीय जनता पार्टी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार बीजेपी से ज़्यादा सीटें पाने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अब आरजेडी उससे ज़्यादा पाती है या नहीं पाती है, अब ये फाइट देखने वाली होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच फाइट बड़ी क्लोज दिखाई पड़ रही है। लेकिन एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है उस दांव पेंच में नीतीश बहुत आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और बीजेपी की हर साजिश की काट उससे पहले वो रखे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।